यह कहानी एक ऐसी नाजुक दिल और दिलकश लड़की की है जो खूबसूरती की जिंदा मिसाल थी। उसकी काली घनी जुल्फें, गुलाबी होंठ और आंखों में छिपी चमक हर देखने वाले का दिल अपने सहर में ले लेती थी। लेकिन उसकी मां की आंखों में हर वक्त एक अनजानी सी फिक्र झलकती रहती। वह चाहती थी कि उसकी बेटी इस बेरहम दुनिया की नजरों से महफूज रहे, उसके नाजुक वजूद पर जमाने की मैली नजर न पड़े। मगर सनम, वह हर चीज से लापरवाह थी, यूं जैसे उसे किसी चीज का कोई डर ही न हो। उसके बाबा पुलिस इंस्पेक्टर थे, इसी वजह से वह किसी से भी नहीं घबराती थी। मगर वह यह बात नजरअंदाज कर चुकी थी कि इस दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया मौजूद है, जहां की मखलूक इस दुनिया में आसानी से आ सकती है, इस दुनिया में रहती भी है। वह ज्यादा अरसे तक अपनी खूबसूरती से बेनियाज न रह सकी। एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सनम कॉलेज की तालिबा थी, उसको पढ़ने का बहुत शौक था। किताबों से तो उसको जुनून की हद तक इश्क था। जब एक किताब उठा लेती थी, उस वक्त तक नहीं रखती थी जब तक कि उसे खत्म न कर दे। न तो उसे जगह का होश होता था और न ही वक्त का। उसे अपनी मां की नसीहतें भी भूल जाते थे। उसे सिर्फ यही याद रहता था कि वह किताबों की दुनिया में खोई हुई है। वह दुनिया उसे बेहद अजीज थी। मगरिब का वक्त था, वह अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। अमना बेगम परेशान हो रही थी। उसके छोटे भाई गुड्डू को कहा कि जाकर बहन को ले आओ, पता नहीं कहां पर रह गई है। शाम के वक्त उसने पार्क में जाने की इजाजत मांगी थी, मगर हाथ में उठाई हुई किताब चादर के पीछे छुपा ली थी ताकि अम्मा देख न सके। और अब वह पार्क में ही मौजूद एक बेंच पर बैठी पुरसुकून अंदाज में किताब पढ़ रही थी। अंधेरा होने की वजह से अब उसको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने किताब बंद की। उसे दूर से मगरिब की अजान होती हुई सुनाई दे रही थी। जिस बेंच पर वह बैठी थी वह एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे था, जो कि बहुत पुराना दरख्त था, और उसके बारे में यह भी मशहूर था कि यहां पर एक जिन रहता है। बच्चे डर के मारे उस दरख्त के पास नहीं जाते थे। वह पहली बार इस पार्क में आई थी, इसलिए उसे इस तरह की चीजों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जब उसने देखा कि यह जगह थोड़ी सी खामोश है तो वहीं जाकर बैठ गई। अचानक ही दरख्त के पत्ते झड़ने लगे। मेरी प्यारी बुलबुल, उसके कानों में यह सरगोशी हुई। उसके वजूद को झटका लगा। किताब उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसने खौफजदा नजरों से अपने चारों तरफ देखा, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। सरगोशी करने वाले की आवाज बहुत ही हसीन थी और दिल को छू लेने वाली थी। उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। कौन है यहां पर? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। मगर चारों तरफ गहरी खामोशी फैली हुई थी। यह पार्क बहुत बड़ा था और वह सुनसान जगह पर बैठी हुई थी। सब लोग वहां से जा चुके थे। अब न तो कोई बच्चा वहां पर खेल रहा था और न ही बूढ़ी औरतें बातें कर रही थीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खामोशी और अंधेरा था। उसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने अपनी जगह से उठना चाहा, मगर वहीं पर ही जमकर बैठ गई। या अल्लाह, यह क्या हो रहा है? खौफ के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि उसका वजूद भी लरजने लगा था। उसने दोबारा से उठने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उसे यूं महसूस हुआ कि किसी अंगारे ने उसको छू लिया हो। उसको अपने कंधे पर जलन का एहसास होने लगा था। तुम कौन हो? प्लीज, जो कोई भी हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, उसने कांपती हुई आवाज में दोबारा से फरियाद की। उस अनदेखे वजूद ने अपने होंठ उसके कानों के करीब किए तो वह अपने कानों पर उसका लम्स महसूस करते हुए जी जान से लरज गई। तुम मुझे पसंद आ गई हो छोटी सी लड़की, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है प्यारी लड़की, तुम्हें दुल्हन बनाऊंगा अपनी। एक तो वह आवाज इस कदर खूबसूरत सी, ऊपर से वह शख्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। तीसरा, वहां पर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उसे सब में सनम बुरी तरह से सहम गई थी। इससे पहले कि वह होशो हवास से बेगाना होती, किसी ने उसके वजूद को छोड़ दिया। वह जल्दी से उठी और भागती हुई मेन गेट की तरफ गई। मगर यह क्या, पार्क को ताला लग चुका था। जिस जगह पर वह बैठी हुई थी वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वहां के चौकीदार ने समझा कि उस जगह पर कोई भी नहीं होगा। उसने चेक किए बगैर ही बाकी बच्चों को पार्क से बाहर निकाला और पार्क को ताला लगा दिया। वह पार्क भी आबादी से थोड़े फासले पर था। वह जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी।
उसके साथ साथ वह खौफजदा होकर पीछे मुड़कर देखती थी, मगर वहां पर कोई भी ना होता था। मोहतरमा, फिक्र मत करें, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। अचानक ही एक खूबसूरत जानी पहचानी मर्दाना आवाज सुनकर उसने बेख्तियार निगाहें उठाकर देखा तो सामने ही एक बेहद हसीन आदमी खड़ा था। वह कोई नौजवान था जिसकी उम्र बमुश्किल 24 या 25 साल थी। उस अंधेरे में भी उसका सफेद रंग चमक रहा था और उसकी आंखें भी। बेशक वह हुस्न का मुजस्समा था, 6 फुट से निकलता हुआ कद, मजबूत जिस्म। वह किसी भी लड़की के ख्वाबों का शहजादा हो सकता था। वह उसको टकटकी बांधे देखने लगी। उस नौजवान ने पार्क के ताले की चाबी की मदद से दरवाजा खोल दिया। वह जल्दी से बाहर निकली तो नौजवान उसे नरम लहजे में पूछने लगा, क्या आप रात के इस वक्त यहां पर क्या कर रही थीं? आपको अंदाजा नहीं है कि यह पार्क मगरिब से 10 मिनट पहले ही बंद हो जाता है। उसके लहजे में उस छोटी सी लड़की के लिए फिक्र थी। आपको एक मशवरा देना चाहता हूं, आइंदा मगरिब के बाद पार्क में न बैठिएगा, खास तौर पर उस बड़े से दरख्त के नीचे। वहां पर जिन रहता है। यह सुनकर सनम की हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। मगर वह नौजवान अभी भी खामोश नहीं हुआ था। वह दोबारा से कहने लगा, वह जिन बहुत ही जिद्दी है, अपनी रियासत से जिद लगाकर यहां पर आया है सनम। उससे पूछना चाहती थी कि तुम्हें सारी बातों के बारे में कैसे पता, लेकिन उसके अल्फाज उसके अंदर ही दबकर रह गए थे। मैंने सुना है कि वह जिन जिस पर भी आशिक हो जाता है उसे हासिल करके रहता है, तो आपके लिए एक मुफीद मशवरा है कि उससे बचकर रहिएगा। उस जिन ने आपको परेशान तो नहीं किया? सनम ने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जबकि उसके होंठों पर भी शरारती सी मुस्कुराहट फैली हुई थी और उसकी आवाज भी सनम को जानी पहचानी मालूम हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। इससे पहले कि वह कोई जवाब देती या इस हादसे के बारे में बताती, उसको अपने भाई की आवाज सुनाई दी। बाजी, यहां पर क्या कर रही हो अम्मा? कब से तुम्हें बुला रही हैं? उसने पलटकर देखा तो वहां पर गुड्डू खड़ा था। भाई को देखकर उसको यूं महसूस हुआ जैसे उसे नई जिंदगी की नवीद मिल गई हो। वह उसके साथ भागती हुई चली गई। थोड़ा आगे जाकर उसने पलटकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पार्क का दरवाजा भी बंद हो चुका था। हालांकि दरवाजा खोलते वक्त बहुत सी आवाज पैदा हुई थी, लेकिन अब बगैर आवाज के ही दरवाजे को ताला लग चुका था। यह बात भी नाकाबिले यकीन थी। ऊपर से उस नौजवान का अचानक ही वहां पर आ जाना, उसकी मदद करना और फिर उस झंझात के बारे में बातें करना, सब कुछ ही बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला था। सुल्तान, जो कि जिन्नात की रियासत का शहजादा था, वह अभी भी उसी जगह पर ही खड़ा था, मगर अब वह सनम की निगाहों से ओझल हो गया था। यह बात सच थी कि इस जिनजादे को इस छोटी सी लड़की से मोहब्बत हो गई थी। वह उसका दीवाना हो चुका था और अब हर सूरत ही इस लड़की को हासिल करना चाहता था। अगली सुबह बहुत ही रोशन थी, मगर उसका दिल अभी भी खौफ से धड़क रहा था। आज न तो वह कोई किताब पढ़ रही थी और न ही टीवी देख रही थी, बल्कि वह खामोशी से एक जगह पर बैठी कल के वाकये के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ है सनम, तुम ठीक तो हो? उसकी अम्मा उसके करीब आकर बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछी। सनम ने एक जोरदार चीख मारी, मगर जब पहलू में बैठी अपनी मां को देखा तो उसके दिल को थोड़ा सा सुकून मिला। तुम मुझे थोड़ी सी परेशान नजर आ रही हो और डरी डरी हुई। क्या हुआ है, मुझे बताओ। एक लम्हे के लिए उसके दिल में आया कि अपनी मां को हकीकत बता दे, मगर वह यह सोचकर खामोश हो गई कि उसकी मां उसे डांटेंगी और फिर कभी घर से निकलने की इजाजत भी नहीं देंगी। नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। शाम 5 बजे का वक्त था। वह अपने कमरे में बैठी किताबें खोलकर कॉलेज का काम कर रही थी, जब उसके कानों में सरगोशी हुई, प्यारी लड़की, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मेरे पास आओ, मुझे बेचैन मत करो, मैं तड़प रहा हूं, मेरी इस तड़प को खत्म कर दो। मुझे तुम्हारा दीदार करना है, मुझे तुम्हारी खुशबू को महसूस करना है। उसके हाथ एक बार फिर से कांपने लगे थे। अचानक ही उसको यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे आकर खड़ा हुआ हो, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पलट कर देखती। उसने खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। किसी ने उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखे वह लम्स अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी, और फिर उस जिनजादे के हाथ घूमते हुए उसके बालों में पहुंच गए और उसके बालों को सहलाने लगे। वह उस वक्त उसके पीछे ही खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जबकि उसके वजूद से
एक बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी जो सनम को मदहोश कर रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मेरी जान? तुम्हें मुझसे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। तुम मेरा इश्क बन गई हो। आज से पहले मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई और न ही अपने दिल के करीब लगी है। तुम मेरे हवासों पर छा गई हो। मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। अब जब तक तुमसे शादी नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा और रियासत की शहजादी बनाऊंगा। अचानक ही वह वहां से गायब हो गया था, जबकि उसके वजूद में खुद ब खुद ही हरकत होने लगी थी। वह खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी मगर नाकाम थी। उसने चादर उठाई और अपनी अम्मा की नजरों से छुपकर घर से बाहर निकल गई। उसका रुख दोबारा से पार्क की तरफ था। वह उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई और साथ ही उसके वजूद को झटका लगा। किसी ने उसके वजूद को दोबारा से आजाद करवा दिया था। वह दाएं जानिब देख रही थी जब बाएं जानिब से उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी, मेरी सनम। इस बार उसका दिल लर्जा था। उसको डर नहीं लग रहा था बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसके वजूद में फैल गई थी। उसने निगाहें फेर कर देखा तो वहां पर वही खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था जिसने कल उसकी मदद की थी। कोई जिनजाद इस कदर खूबसूरत कैसे हो सकता है? उसने बेइख्तियार सोचा। मैं तुम्हें कल रात से याद कर रहा हूं और जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं तुम्हारे कमरे में आ गया और तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे चेहरे को देखने लगा। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम बहुत मासूम हो। बाकी सब लड़कियों से मुख्तलिफ हो। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। यही तो वजह है कि मैं तुम्हारे पीछे इस कदर पागल हो गया हूं। यह सब कुछ गलत है। उसने कांपते हुए लहजे में एहतिजाज करना चाहा मगर सुल्तान ने उसके होठों पर उंगली रख दी। कुछ भी गलत नहीं है। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, तुम्हें डराने के लिए तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया हूं। मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूं। तुम जितना चाहे वक्त ले लो मगर आखिर में तुम्हें मुझे हां ही करना है क्योंकि मैं तुम्हारा इनकार नहीं सुन सकता हूं। यह कहकर वह उसके हाथों को पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए बोला, मैं हर मौके पर तुम्हारे काम आऊंगा। सनम ने अपने बहते हुए आंसुओं को साफ किया और अपने ऊपर काबू रखते हुए बोली, अगर तुम्हें मुझसे वाकई मोहब्बत है तो तुम आज के बाद मेरे सामने नहीं आओगे। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। मैंने अगर तुम्हारा दीदार न किया तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हें अपना दीदार करने से नहीं रोक रही हूं। मैं बस तुम्हें इतना कह रही हूं कि तुम बार बार मेरे सामने नहीं आओगे और न ही मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओगे। मुझे अब तुमसे खौफ महसूस होने लगा है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं आइंदा तुम्हें नहीं डराऊंगा और अगर तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम मुझसे दोस्ती तो कर लो। वह बहुत ही प्यार से उसको समझा रहा था। उसने अपना हाथ सनम की तरफ बढ़ाया। सनम ने कुछ सोचते हुए उसके हाथ को थाम लिया। दोस्ती के बिना हम दोनों में कुछ भी नहीं होगा, वह उसे घूरते हुए बोली। तो सुल्तान खुलकर मुस्कुरा दिया। तुम खुद ही एक हफ्ते के बाद मुझसे मोहब्बत का इजहार करोगी। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करूंगा कि तुम खुद भी मुझसे मोहब्बत करने पर राजी हो जाओगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। मैं एक आदमीजादी हूं और एक आदमीजादी को जिनजात से कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती है। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा। यानी सनम बीबी, आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? वह अब बिल्कुल इंसानों की तरह नॉर्मल अंदाज में उससे बातचीत कर रहा था। उसी वक्त एक छोटा बच्चा अपनी बॉल उठाने के लिए वहां पर आया। बाजी, आप किससे बातें कर रही हैं? सुल्तान उसको नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ सनम ही थी जो उसको देख सकती थी। एक डरावना सा जिन है, उससे बातें कर रही हूं। बाजी, मुझे भी उससे बातें करनी है। यह कहकर बच्चा सनम और सुल्तान के दरमियान जाकर बैठ गया। सुल्तान को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि सनम अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तुम कल आना, मैं कल तुम्हारी उससे बातें करवाऊंगी। उससे पहले कि सुल्तान उस बच्चे को हाथ लगाता, सनम ने उसे घूरा कि वह उस बच्चे को मत डराए। उसने अपने हाथ पीछे की तरफ ले गया और मुंह बनाकर बैठ गया। वह उस वक्त एक छोटा सा बच्चा ही मालूम हो रहा था। सनम ने उस बच्चे को बहला फुसलाकर वहां से भेज दिया और दोबारा से सुल्तान की तरफ मुतवज्जे होते हुए बोली, आज के बाद तुम मेरे वजूद पर अपना कंट्रोल भी नहीं रखोगे। तुम्हारा जब दिल करता है
मुझे उठा लेते हो और यहां पर ले आते हो। आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगे, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और कभी भी बात नहीं करूंगी। मलिका, आलिया, आप हुक्म करें, हम तो बस गुलाम हैं। आपका हुक्म मानना हम पर फर्ज है। अब जो भी कहेंगी हम आंखें बंद करके तस्लीम करेंगे। वह अपने सीने पर हाथ रखते हुए मोदबाना अंदाज में बोला। वह फिलहाल उसका कोई मुलाजिम ही मालूम हो रहा था। यह देखकर वह ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगी। सुल्तान उसके चेहरे को देखता चला गया। तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। प्यारी सी लड़की, तुमने जितनी भी शर्तें रखी हैं मैं उन्हें वह सारी मान ली हैं। अब मेरी भी तुमसे एक गुजारिश है कि मुझे कभी भी धोखा मत देना और न ही मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश करना। यह कहकर सुल्तान ने उसकी छोटी सी नाक दबाई और वहां से गायब हो गया। सनम भी घर वापस आ गई थी। उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। वह जिंजात हर मामले में उसकी मदद करता था। रात के वक्त जब वह पढ़ रही होती और बहुत ज्यादा थक जाती थी तो वह उस झिंजात का नाम लेती जो मिनटों में ही उसके सामने हाजिर हो जाता था। झिंजात ने कोहकाफ से उसके लिए बहुत सी चीजें मंगवाई थीं, जिसमें से कीमती गहने भी थे। उसने उस प्यारी सी लड़की के लिए रेशम के लिबास भी मंगवाए थे, जिनको उसने अपनी अलमारी में छुपा कर रखा हुआ था। अब वह किसी को भी अपने कमरे में आने की इजाजत भी नहीं देती थी। रात के वक्त उसे जब भी भूख लगती थी, झिंजात उसके लिए उसकी पसंदीदा चीज मंगवा लेता था। वह बहुत ज्यादा खुश थे। अक्सर ही वह उसके साथ घंटों छत पर बैठी बातें करती रहती। कभी वह उसके कंधे पर अपना सर रखती थी तो कभी झिंजात उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता था। उसने खुद से वादा किया था कि वह सुल्तान से मोहब्बत नहीं करेगी, मगर अपने इस वादे को पूरा न कर सकी और उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। सुल्तान उसका बेहिसाब ख्याल रखता था। वह उसको बेपनाह चाहता था और इस बात का सनम को भी अंदाजा हो गया था। सनम को यकीन था कि सुल्तान कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाएगा और वह भी अब अपनी सारी जिंदगी सुल्तान के साथ ही गुजारना चाहती थी। एक रात जब वह उससे बातें कर रही थी तो वह बेख्तियार कहने लगी, सुल्तान, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम दोनों शादी कर लें? मेरी जान, ऐसा होगा और मैं हर हाल में तुमसे शादी करूंगा। लेकिन सुल्तान, मैंने तो सुना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं एक इंसान हूं और तुम एक जिन हो। देखो मेरी जान, इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तुम सिर्फ मेरा साथ देने का फैसला करना, और अगर मेरी मां ने तुम्हें मेरा रिश्ता न दिया तो तुम क्या करोगे? तो मैं जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। मगर मेरी मां, उनका क्या होगा जिन्होंने इतने साल मेरी परवरिश की है? वह हैरानी से सुल्तान के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, उन्होंने तुम्हारी शादी कहीं ना कहीं करनी तो है, तो मुझसे ही कर दें। मैं तो इतना अच्छा और इतना प्यारा भी हूं। वह अपना चेहरा उसके करीब ले जाते हुए बोला। वह तेजी से पीछे की तरफ हटकर बैठ गई। बदतमीज, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहने लगे, जबकि जिनजात भी खिलखिलाकर हंसने लगा। वो अक्सर ही उसे इस तरह से तंग किया करता था। और फिर लुत्फ अंदोज होता था अमना बेगम, जो कि दरवाजे पर ही खड़ी थी और अपनी बेटी को दूध का ग्लास देने के लिए उसके कमरे में दाखिल हो रही थी। जब उन्होंने अंदर से आने वाली आवाजों को सुना, उन्हें लगा कि उनके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। उनको अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी पर एक जिन आशिक हो गया है, जिसने उनकी बेटी को मुकम्मल तौर पर अपने इश्क में गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने दरवाजा बजाया तो सनम जल्दी से होश की दुनिया में आई। उसने जिनजात को वहां से जाने का कहा। सुल्तान वहां से गायब हो गया था। सनम जल्दी से दरवाजे पर गई। अम्मी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। उसने ग्लास लिया। दरवाजा बंद करने ही लगी थी कि उसकी अम्मी ने दरवाजे में अपना पांव रख लिया। क्या हुआ है अम्मी? सनम के चेहरे के तासुरात खराब हो गए थे, क्योंकि कमरे में वो सारे खूबसूरत लिबास पड़े हुए थे जो सुल्तान आज ही उसके लिए लाया था, जिसमें रेशम के बड़े बड़े फराका और लहंगे भी थे। कमरे का दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है अम्मी जान। मगर उससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, अमना बेगम ने जोर से कमरे का दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। कीमती से कीमती लिबास और जेवर वहां पर मौजूद था। ये सब कहां से आया है? उन्होंने अपनी बेटी से सवाल किया। उससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, अमना बेगम का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम होश में तो हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो? तुम एक जिनजात से मोहब्बत कर बैठी हो। वो आग है और आग हमेशा ही इंसान को जला देती है।
मुझे अंदाजा है कि तुम्हारा दिमाग इस तरह से ठिकाने नहीं लगेगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। शक तो उन्हें पहले ही था, मगर आज यकीन हो गया था। उन्होंने यही कहा और वहां से चली गई, जबकि वो हैरान थी कि उसकी मां ने उसे डांटा क्यों नहीं है। जिनजात को भी शक हो गया था कि अब वो जरूर किसी आलिम के पास जाएंगी, इसलिए उसने इस प्यारी सी लड़की को सख्ती से हिदायत कर दी थी। जिनजाद ने इस लड़की से कहा, अगर तुम्हारी मां तुम्हें कोई तावीज पहनने के लिए कहे तो साफ इनकार कर देना। तब तक मैं तुम्हारे यहां से जाने का इंतजाम करता हूं। मैं कल ही जाकर अपने बाप से माफी मांगूंगा। सिर्फ तुम ही हो जिसकी वजह से मैं अपनी जिद से पीछे हट रहा हूं, वरना खुदा की कसम उठाकर कहता हूं मैंने कभी भी अपनी जिद नहीं तोड़ी, लेकिन अब अपनी जिद की वजह से मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूं। मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। और खबरदार, जो तुमने मेरे पीछे किसी भी किस्म का बड़ा कदम उठाया, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उसने सनम को दो टूक अंदाज में समझा दिया और उसके साथ साथ उसको धमकी भी दे दी थी। वो दोबारा से कोहकाफ चला गया था। उसने वादा किया था कि वो बहुत जल्द ही वापस आएगा और अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित करके दिखाएगा। सनम की वालदा उसे जबरदस्ती एक मौलवी के पास लेकर गई थी, जिन्होंने उसको जबरदस्ती एक तावीज पहनाया था। जिनजात के कहने पर उसने तावीज उतारकर साइड पर रख लिया था और उसके जैसा ही एक तावीज बनाया था जो कि नकली था। उसने वो गले में डाल दिया था ताकि उसकी मां को शक न हो। वो जिनजात से वाकई मोहब्बत करती थी और उसको लगा था कि जिनजादा इंसानी रूप में उसका रिश्ता लेकर वहां पर आएगा, लेकिन उसकी मां ने उन दिनों उसका रिश्ता किसी और जगह पर तय कर दिया था। उसने बहुत वावेला मचाया था, अपनी मां की मिन्नतें की थीं, उनके कदमों में गिरी थी। उसने खाना पीना खत्म कर दिया था, मगर इसके बावजूद भी उसकी मां उसकी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। दूसरी तरफ सुल्तान का भी कोई आता पता नहीं था। न जाने उसे जमीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। उसने वादा किया था कि वो कुछ ही दिनों के बाद वापस आएगा, मगर 2 हफ्ते गुजर गए थे और अभी तक वो लौट कर नहीं आया था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? उसने बेसाख्ता अपने रब से मदद तलब करना शुरू कर दी। अगर सुल्तान को यह पता चला कि मैंने किसी और से शादी कर ली है, वो तो सारी दुनिया को आग लगा देगा। या अल्लाह, मैं एक धोखेबाज लड़की नहीं बनना चाहती हूं। मैं इस जिनजादे को धोखा नहीं देना चाहती हूं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मगर मैं क्या करूं? मैं खुद भी बेबस हो गई हूं। एक दिन मौलवी साहब ने उसे अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा, देखो मेरी बच्ची, तुम मिट्टी से बनी हुई हो। अपने आप को पहचानो, जबकि वो आग से बना हुआ है। तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं है। अगर तुमने उसका साथ देने की कोशिश की और उसके साथ भाग गई, या तुमने उससे शादी कर ली, तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होगा। मेरी बच्ची, तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो मौलवी साहब? मुझे हर चीज के बारे में पता है मौलवी साहब। मैं जानती हूं कि वो मेरे लिए ठीक नहीं है, मगर मौलवी साहब, मैं अपने दिल का क्या करूं? उसने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, यह अब उसका दीवाना हो गया है। इस दिल को अब उसके अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता है। मेरी हर चीज से दिलचस्पी खत्म हो गई है ना, तो मेरा पढ़ाई में दिल लगता है और न ही किसी और जगह पर। मुझे सिर्फ सुल्तान याद है, उसका चेहरा है जो हर वक्त मेरी निगाहों के सामने घूमता रहता है। वो मेरे हवासों पर छाया रहता है। मैं हर वक्त यही सोचती रहती हूं कि कुछ ऐसा हो जाए और मैं उसको हासिल कर लूं। अगर आप लोगों ने मुझे उससे अलग किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं देख रहे कि मैं उसे इश्क करने लगी हूं? ये इश्क नहीं है, बल्कि फितना है। जो इस जिनजादे ने तुम्हारे दिल में डाल दिया है, वो जरूर एक बहुत बड़ा शैतान है। नहीं मौलवी साहब, वो शैतान नहीं है। वो एक मुसलमान जिन है, 5 वक्त का नमाजी है, मेरी बहुत इज्जत करता है। वो नेक जिन है। मैं जानती हूं, उसके दिल को मैं पहचानती हूं। उसे आप में से कोई भी उसे नहीं जानता है। बस बहुत हो गया है। मजीद तुम्हारा ये ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कहकर उसकी मां ने उसका बाजू पकड़ा और उसे घसीटती हुई अपने घर में लेकर चली गई। उसका निकाह का दिन भी आ गया था। उसकी मां ने उसके कमरे में कैमरे लगवा दिए थे ताकि वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत न कर सके। उसका भाई उस वक्त कैमरे के सामने बैठा देख रहा था जब अचानक ही कमरे की चीजें जोर जोर से हिलने लगीं और कोई शय कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उसका भाई खौफजदा हुआ। वो बाहर की तरफ भागा था
कि अपनी अम्मी को बता सके, मगर उसके कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया था। सुल्तान उसके सामने खड़ा था। तुम दुल्हन बनी, बहुत प्यारी लग रही हो, उसने फीके अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। वो सुल्तान को देखकर बेचैन होकर पीछे की तरफ हटी। तुमने बहुत देर कर दी है, मैं किसी और की बीवी बनने जा रही हूं। मैंने देर नहीं की, बल्कि मैं ठीक वक्त में यहां पर पहुंचा हूं। यह कहकर वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें खो नहीं सकता और ना ही तुम्हें छोड़ सकता हूं। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी, और तुम मेरे साथ ही चलोगी। यह कहकर उसने सनम का हाथ पकड़ा। कुछ ही देर में वो वहां से गायब हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो वो एक बहुत बड़े और आलीशान महल में मौजूद थी। कुछ ही देर में सुल्तान के साथ उसका निकाह पढ़ा दिया गया। सनम, जो एक मामूली सी दुनिया की रहने वाली थी, वो एक बहुत बड़ी दुनिया की मलिका बन गई थी। जहां तक उसके बाबा का सवाल था, वो पुलिस इंस्पेक्टर होकर भी इस मामले को न सुलझा सका। उसके गायब होने का मंजर देखकर न सिर्फ उसका भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, बल्कि मौलवी भी हैरान रह गया था। उन्होंने अमल करके उस जिनजात के वालिद साहब से बात की, जो कि उसकी दुनिया के बादशाह थे। उन्होंने तसल्ली दी कि वो इस लड़की को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। सनम और सुल्तान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और अक्ल का तकाजा यही है कि उनकी मोहब्बत को अहमियत दी जाए। सनम कुछ ही अरसे के बाद दोबारा से अपनी दुनिया में वापस आ गई थी। सुल्तान ने भी उसका साथ दिया था। वो अपने माँ बाप के बिना अकेली नहीं रह सकती थी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।